अच्छा, हमने कल बात की थी, बड़ी सिंपल सी हमने कल बात की है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बेसिकली डिफरेंट क्लासेस हैं वर्ड्स की। हमारे पास जितने भी लफ्ज आते हैं हम इंग्लिश में यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने में या कोई थॉट कन्वे करने में। हमने जब फ्रेज और क्लॉज की बात की थी तो फ्रेज और क्लॉज में भी हमने देखा था कि कौन से वर्ड। हमने कल बड़ी अच्छी की एग्जांपल पढ़ी थी कि मैंने एग्जांपल लिखी थी और आपको बताया था कि एक सेंटेंस में हम डिफरेंट तरीके के क्लासेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर रहे होते हैं। उन क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये जो सारे आपके लिखे हुए हैं ना, दीज आर योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 हैं, कुछ 9 भी कहते हैं, हम आर्टिकल को फिर भी देख लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं तो वो 8 हैं। ट्रेडिशनली आपको हर जगह पे 8 मिलेंगे। जब हम 9 की बात करते हैं, जो आर्टिकल है ना आपका, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, जिसमें द, एन और इस तरह की चीजें आ जाती हैं, द, एंड एन, ये 3 चीजें हैं, ये आपके आर्टिकल्स हैं, इनको हम आर्टिकल कहते हैं। ये भी एक कंसिडर करते हैं हम कैटेगरी, बट अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो ये आपकी कैटेगरी में नहीं आते। तो आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वो 8 हैं। हमने कल एग्जांपल एक जो है वो लिखी थी, उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट चीजें कैसे यूज होती हैं। मैं वो एग्जांपल आपके लिए आज फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि कल कुछ लोगों ने लेक्चर नहीं लिया। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं, आई वेंट टू कॉलेज फॉर माई एडमिशन इन क्लास 12। अच्छा, अगर देखा जाए, जब हम ये बात करते हैं, आई क्या है आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज करें। वेंट क्या है आपका वर्ब हो गया। टू आपकी प्रेपोजिशन है। कॉलेज फिर आपका नाउन है। फॉर आपकी प्रेपोजिशन है। माई आपका प्रोनाउन है। एडमिशन जो है ये आपका नाउन है। इन फिर आपके पास आ जाता है नाउन। फिर क्लास 12 था स्पेसिफिक करके मतलब इस तरह से जब हम ये सारी कैटेगरीज हमारी मिला के बेसिकली क्या बना रहे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस कर ली कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आती हैं, डिफरेंट वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में। जब हमने इनकी कैटेगरीज बनानी होती हैं तो हम उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये यूज के अकॉर्डिंग होती हैं। आपका यूज क्या है, आप किस लिए उसको यूज करें जिन वर्ड्स को, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैटेगराइज करते हैं। मसलन अगर चावल हैं तो चावल की 50 कैटेगरीज है, 50 इकसाम के चावल है, या 20 इकसाम के चावल है, 25 इकसाम के चावल है, लेकिन क्योंकि वो चावल हैं तो वो इकट्ठे होंगे। अब आगे उनकी जितनी भी फर्दर कैटेगरीज हैं, जितनी टाइप्स हैं, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन अगर चावल है, चीनी है, आप एक रेसिपी बना रहे हैं, तो आपको पता है कि ये जो आपका ऑयल है वो ऑयल ही होगा, जो आप सब्जियां आपने बीच में डालनी है वो सब्जियां ही होंगी, जो आपने बीच में मसाला जात डालने हैं वो आपके स्पाइसेस होंगे। तो इस तरह से आप उनको कैटेगराइज कर देते हैं। उस यूज के हिसाब से हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच बना लिए। ठीक है, इनको वर्ड कैटेगरी या ग्रामेटिकल कैटेगरी भी कहते हैं और इनका सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी से मुराद एक जैसी, यानी चावल आप बनाएंगे तो चावल रहेगा तो चावल ही ना, बेशक उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। कुछ चावल हम कहते हैं लॉन्ग ग्रेन राइस है, कुछ स्टिकी राइस होते हैं। तो कैटेगरी जो है वो सिमिलर रह जाती है, इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी यूजेज ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम इनको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम नाउन कवर कर चुके हैं, अब हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन को कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर मैं थोड़े से रिवाइज कर देती हूँ आपको, कल भी हमने रिवाइज किए थे। नाउन्स क्या है, नाउन इज द नेम और ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एरिया। कोई भी इंसान के बारे में, जगह के बारे में, चीज के बारे में, इवन आइडिया जो आपके माइंड में आ रहा है वो नाउन है। प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है रिप्लेसमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज कंजा। अब हर जगह पे तो मैं ये नहीं लिखूंगी ना कि कंजा इज मिस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंजा लिव्स इन मुल्तान। उसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगी, माय नेम इज कंजा रहमान, आई लिव इन मुल्तान, आई हैव डन माई एमएस। तो कंजा की जगह पे हम मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ, आई, तो दैट इज अ प्रोनाउन।
वर्ब हमारे पास क्या है, विच टेल्स व्हाट एक्शन कम्स और समथिंग इज, और समवन इज डूइंग समथिंग और एक्सप्रेसिंग द स्टेट ऑफ बीइंग। हम बचपन में पढ़ते होते थे वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, यानी जहां आपको कोई एक्शन नजर आए, जहां किसी चीज के बारे में, जैसे हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की थी कि सब्जेक्ट जो है उसके बारे में कुछ भी उसकी तारीफ की जा रही हो या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट बेसिकली वर्ब ही होता है। वर्ब के साथ अगर और चीजें ऐड हो जाएं तभी वो प्रेडिकेट रहता है, लेकिन सिंपल अगर आप देखा जाए तो वर्ब जो है वो आपके प्रेडिकेट्स होते हैं जो स्टेट बता रहे होते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉलेज, आई हो गया नाउन प्रोनाउन, ठीक है। वेंट आ गया वर्ब, क्योंकि कंडीशन बता रहे हैं कि मैं गई, किसी जगह पे गई, मैंने एक एक्शन किया कॉलेज के ऊपर, मैंने क्या एक्शन किया कि मैं वहां गई। तो ये जो वर्ब है आपका स्टेट ऑफ बीइंग या आपका एक्शन बताएगा। फिर आपके पास एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज क्या है। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी बुरी भी हो सकती है। शी इज अ लायर, ये एक बुरी क्वालिटी है। शी इज ऑनेस्ट, ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव। मॉडिफायर भी कहते हैं बाज़ औक़ात, तो मॉडिफायर और एडजेक्टिव में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनको इंटरचेंजेबली भी बाज़ औक़ात यूज किया जाता है। ठीक है, मॉडिफाई क्या करते हैं, तारीफ करते हैं या बढ़ाते हैं चीजों को। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे आर्टिकल भी एडेड है। आर्टिकल क्या है, द वर्ड an and the are the special adjectives called articles। अब ऑब्जेक्टिव्स की, आर्टिकल्स की ही स्पेसिफिक एक और आगे टाइप है जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं, और इसमें तीन चीजें आती हैं, एन एंड द। ये तीन चीजें हम यूज जब करते हैं इन्हें स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, या अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द सेंटेंस, या अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ब, जब हम ये चीजें यूज करते हैं स्पेसिफिक आर्टिकल्स, सॉरी स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स, तो इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। फिर एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, या एडवर्ब फर्दर एक और एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है। आप जब वर्ब के बारे में बात करेंगे उसकी क्वालिटी बताएंगे, इट वॉज रेनिंग हैविली, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो जब रेन रेन हो रही है ये हमें पता है, लेकिन रेन बहुत तेज हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स हम बता रहे हैं या हेविली बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बड़ी तेज बारिश हो रही है। हमने जो बारिश है जो हो रही है उसकी एक स्टेट बताई है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वो एक एडवर्ब होगा। फिर हमारे पास प्रेपोजिशंस आ जाती हैं। प्रेपोजिशन डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस के साथ कोई भी एक मतलब है, उसको बता रही होती हैं। आई वेंट टू कॉलेज, अब आई क्या है, नाउन या प्रोनाउन आप यूज करेंगे। ठीक है, कॉलेज एक जगह है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या बता रहा है, ये टू। आई वेंट कॉलेज कुछ नहीं है, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गई, जो टू है बेसिकली दैट इज अ preposition। द कैट इज अंडर द टेबल। अब कैट और टेबल का रिलेशनशिप क्या बता रहा है, अंडर। ठीक है, कि टेबल के नीचे जो आपकी कैट है दैट इज अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे है। हमने कैट का और टेबल का रिलेशनशिप जो बताया, कैट क्या है आपका नाउन, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो हमारा टेबल है वो भी एक और नाउन है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या कोई और कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन जब उसमें रिलेशनशिप जो बता रहा है वो अंडर, यानी इन दोनों चीजों का जो रिलेशनशिप बताना है वो क्या होगा, वो आपकी प्रेपोजिशन उस रिलेशनशिप को डिफाइन करेगी। राइट, उसके बाद आपके पास कंजंक्शन आ जाती है। कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन आपके जो है वो फ्रेजेस या जो वर्ड्स है उनको आपस में मिलाती है। आप कहेंगे ये प्रेपोजिशन में और उसमें क्या फर्क है, ये फर्क है, आई वेंट टू कॉलेज एंड, जब हमने कल क्लॉजेस की बात हम कर रहे थे, क्लॉजेस में मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज की और सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात हमने की, और हमने आगे से उसकी चार टाइप्स देखी, जो सिंपल थी, कंपाउंड थी, कम्प्लेक्स थी और कंपाउंड कम्प्लेक्स थी। तो हमने उसमें बताया था कि हम एक मेन क्लॉज होगी, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी या तीन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगी। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि इनको मिलाएगा कौन, कंजंक्शंस।
एंड दो सेपरेट क्लॉजेस हैं, क्लॉज या फ्रेज आपस में। आई वेंट टू कॉलेज, ठीक है, ये आपका हो गया मेन क्लॉज। सिक्योर्ड माई एडमिशन, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनको आपस में किसने मिलाया है? एंड ने। तो ये आपका क्या है? कंजंक्शन है। उसके बाद आपके पास इंटरजेक्शन आ जाता है। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंटरजेक्शन जो है बेसिकली आपका कोई भी जो है वो सरप्राइज की, सैडनेस की स्टेट को बताता है। हमने एक्सक्लेमेशन मार्क की बात की थी कि जब आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा तो ये क्या सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आप एक्सक्लेम कर रहे हैं, कोई आपके इंटेंस इमोशन को आप शो कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं अलास, आई हैव लॉस्ट द जॉब, या हुरे, वी हैव वन द मैच। तो इस तरह के जो ये जो है ये वाली चीज, ये आपकी इंटरजेक्शन है। दिस साइन इज योर इंटरजेक्शन। An interjection is a word or phrase that expresses strong feeling and emotions। अब ये strong feeling और emotion आपकी आ गई, ठीक है। जब ये वाला आपके पास exclamation mark आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक strong feeling और emotion शेयर हो रहा है। तो जब आप सेंटेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। और अगर आप स्पेसिफिक वर्ड की बात करेंगे कि स्पेसिफिक वर्ड कौन सा है, तो ये आपके पास इंटरजेक्शन आ जाएगी, ठीक है। सेंटेंस की बात करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उस एक स्पेसिफिक वर्ड की बात करेंगे जैसे अल्लाह हुर्रे, सॉरी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरजेक्शन। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। हमने सिर्फ पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है उसको एक दफा रिवाइज किया, हम रोज उसको रिवाइज किया करेंगे ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, prepositions, conjunctions, interjection। आर्टिकल्स पे भी हम आएंगे, बट आर्टिकल्स जो है वो मोस्टली आर मोर यूज्ड व्हेन वी आर गोइंग टू द स्पीकिंग पार्ट ऑफ और लैंग्वेज। जब हम ज्यादा बोल रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे दी किंग एंड द किंग, या एन अम्ब्रेला है तो हम उसके लिए स्पेसिफिक एन यूज करते हैं। बट कुछ कंडीशंस में आप एन कॉन्सोनेंट्स के साथ भी यूज कर लेते हैं। अ, और तो ये चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बताइए, मुझे एक मिनट दीजिएगा, माई थ्रोट इज। अब हम आ जाते हैं प्रोनाउंस पे। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह ले लेता है या किसी और चीज की, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाउन है सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। एन एंटीसीडेंट इज द नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, हमने ये तो कह दिया नाउन और प्रोनाउन है, लेकिन अगर कभी वर्ड आ जाए आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट क्या है? वो वाला नाउन जिसको जो है रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन, इसको एंटीसीडेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है हमने द लवली मिस लूशल की बात की है, तो ये मिस लूशल जो है दैट इज एंटीसीडेंट, राइट। उनकी जगह पे जो सब्स्टिट्यूट टीचर आया है वो क्या है? प्रोनाउन, यानी जिसने उसको सब्स्टिट्यूट किया है दैट इज अ प्रोनाउन। और जो चीज सब्स्टिट्यूट हुई है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अ प्रोनाउन डज नॉट ऑलवेज हैव अ क्लियर एंटीसीडेंट। जरूरी नहीं है कि कभी आपके पास क्लियर एंटीसीडेंट अवेलेबल हो। अगर हम किंग्स के बारे में या डायनेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं और हम किंग के थ्रू रेफर कर रहे हैं ही वाज एन एक्सीलेंट किंग, तो बाजूकत आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्चुअली हमको किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बाजूकत आपको क्लियरली किसी भी पैसेज में या पैराग्राफ में क्लियर एंटीसीडेंट नजर नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि जी आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट इन दिस सेंटेंस, तो आप क्लियरली दिया हुआ होगा और आपने आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, थिंक ऑफ एन antecedent लाइक अ टीचर एंड अ pronoun लाइक अ substitute टीचर। यानी आपका जो एक्चुअल वर्ड है दैट इज नाउन, और जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसकी जगह पे यूज हो रहा है, वो क्या है? प्रोनाउन है आपका। आई होप ये नाउन और प्रोनाउन की बात आपको समझ आएगी, क्योंकि नाउन के बारे में हमने बताया था एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, वर्ड, अ प्लेस इज अ नाउन। और जब हम उसकी रेपुटेशन को या उसकी जगह पे, उसकी रेपुटेशन खत्म करने के लिए उसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज करते हैं दैट इज अ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन जिस वर्ड या नाउन को चेंज करता है या सब्स्टिट्यूट करता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट।
ये तीन कॉन्सेप्ट जो है आपके पास सामने आ गए हैं। इन स्कूल समटाइम्स अ सब्स्टिट्यूट कम्स एंड टेक्स प्लेस ऑफ अ टीचर, राइट। अगर आपका टीचर जो है वो एब्सेंट है ड्यू टू सम रीजन, तो उनकी जगह पे जो उनको सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे वो आपके सब्स्टिट्यूट टीचर होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो है आज मिस अस्मा का लेक्चर था बट मिस अस्मा नहीं आई, तो उनकी जगह पे हमें मिस सुगरा पढ़ा रही हैं। तो ये क्या है, आपकी अस्मा, मिस अस्मा जो है वो आपकी एंटीसीडेंट है, और जो सब्स्टिट्यूट है वो हमारे पास कौन है, मिस सुगरा। Similarly, sometime a pronoun comes and takes place of an antecedent. इसी तरह हो सकता है बाजुकात कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एंड शी दो डिफरेंट प्रोनाउंस हैं। अगर हर शी की जगह पे बार बार यहाँ पे एग्जांपल आपको जैसे दी हुई है कि मिस लूशल स्टब्ड हर टो, यानी उन्होंने जो अपना टो है वो उनका जो है वो किस चीज से टकरा गया, एंड शी स्क्रीम्ड। अब पहला एंटीसीडेंट क्या है, मिस लूशल। लेकिन बाजुकात अब एक प्रोनाउन हर था, उसको फिर किसने रिप्लेस किया है, शी ने। ठीक है, तो ये जो हर है ये भी एंटीसीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रोनाउन ने दूसरे प्रोनाउन को रिप्लेस किया है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाजुकात आपको दो दफा अगर ये चीज दी गई है, शी एंड हर आ गया है, अगर इसको भी कोई और चीज रिप्लेस कर रही है, कोई और प्रोनाउन, तो वो भी एंटीसीडेंट ही होगा। इन सेंटेंस हर एंड शी आर pronouns which are substituting temporarily for the antecedent miss Lucial। यानी एक प्रोनाउन के बजाय आप एक से ज्यादा प्रोनाउन भी यूज कर रहे होते हैं, तो जो सेकंड प्रोनाउन है वो फर्स्ट प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बन जाता है। तो आपने सिर्फ ये एंटीसीडेंट और प्रोनाउन को जो है कॉन्सेप्ट को सेपरेट करने के लिए आपको बताया हुआ है कि नाउन जिस चीज को रिप्लेस, नाउन जो है जिसको रिप्लेस किया जा रहा है प्रोनाउन के बाद से, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं और वो एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, तो जो सबसे पहले यूज हुआ होगा वो भी आपका एंटीसीडेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिसके ऊपर आप आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हैं पर्सनल प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस। सिमिलर सी बात, सिंपल से आपको देखने से पता चल जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हैं। वो प्रोनाउंस जो पर्सन की जगह पे यूज हो रहे हों, राइट। अगर आपके पास एक पर्सन की जगह पे कोई भी चीज यूज हो रही है वो पर्सनल प्रोनाउन है, यानी ही शी इट। एंड पोजेसिव प्रोनाउंस क्या है कि जब आप किसी चीज को पोजेस करते हैं, जो चीज आपकी पोजेशन में है, फॉर एग्जाम्पल थिंग्स यू ओन या things that belong to you only, तो वो आपके पोजेसिव नाउन्स हो जाते हैं। और जहां पे हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करें, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे ही, शी, इट, तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो आपके एज अ पर्सन बता रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, जो आपके कोई ओनरशिप है किसी चीज की, तो उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये आपके पर्सन और जो है पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर डिफरेंस है, राइट। प्रोनाउंस हमने बता दिए। प्रोनाउंस में हमने नाउन और एंटीसीडेंट को बता दिया कि नाउन और एंटीसीडेंट में क्या रिलेशनशिप है। देन हमने बता दिया प्रोनाउन जो है वो एंटीसीडेंट को रिप्लेस या नाउन को रिप्लेस करता है, इन दोनों में हमने डिस्टिंक्शन भी बता दी। फिर हमने बता दिया कि प्रोनाउंस की कितनी टाइप्स होती हैं, तो दो टाइप्स हमने डिफाइन की प्रोनाउंस की, होती काफी सारी हैं, पर जो हमसे रिलेटेड हैं वो दो हैं, पर्सनल एंड पोजेसिव सॉरी प्रोनाउंस। ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग। हमने बात की थी कि आपकी जो है आपसे रिलेटेड एज अ पर्सन जो चीज होगी, एज अ पर्सन रिलेटेड चीज है, उसको जब हम स्पेसिफाई करेंगे तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। वी यूज देम डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। हम पर्सनल प्रोनाउंस को जो है वो इन प्लेस ऑफ पर्सन यूज करते हैं या पीपल की जगह पे जिनके बारे में हम बात करें। इसको आपको समझ इस तरह आएगी कि अगर आप एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो आई यूज होगा। अगर आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें तो वी। आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर आप एक इंसान के बारे में यूज बात कर रहे हैं, मुझे पता है आई एम कंसर्न, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो एक बंदे की बात हो रही है, दैट इज सिंगुलर। बट अगर चार लोग हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तो हम उसकी जगह पे वी यूज करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्कूल। तो आप ये देख लें कि पर्सनल प्रोनाउन एक बंदे के लिए आई है और एक से ज्यादा बंदे के लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वी।
ठीक। अब आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो आप हैं अपने बारे में बात करें। सेकंड पर्सन ये अगर एक कमरे में तीन लोग हैं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, मेरे हवाले से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहला इंसान हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ तो यू आर द सेकंड पर्सन। लेकिन अगर तीसरा बंदा उस कमरे में एग्जिस्ट कर रहा है और मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं कर रही तो वो फिर आगे से ही, शी, वट एवर जिसके लिए प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर दो लोग कॉन्वर्सेशन में हैं, मैं एंड द सेकंड पर्सन, तो इट वुड बी मी, आई, एंड द सेकंड पर्सन, यू। और जो तीसरा इंसान है जो उस कमरे में मौजूद है और हमारी कॉन्वर्सेशन का फॉर एग्जाम्पल हिस्सा नहीं है एंड वी आर इनडायरेक्टली रेफरिंग टू दैट पर्सन, तो उसकी जगह पे फिर ही, शी और इट आ जाएगा। ये याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये जब हम नरेशन और नरेशंस की बात करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये वहां पे भी, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, वहां पे भी ये बहुत यूज होगा। अब जब हम जेंडर के हवाले से बात करेंगे तो मेल है ही, फीमेल शी, और न्यूटर, न्यूटर यानी न्यूट्रल अगर हम किसी चीज के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो ह्यूमन नहीं है, जैसे हम बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, या वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग, वी आर टॉकिंग अबाउट अ hen, और जो भी, तो वो उनको हम इट के साथ रेफर करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास केस आ जाता है यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, हमने बात की थी कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास एक केस आ गया है किसी भी तरीके से किसी भी चीज के बारे में बात करने का। तो जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के हवाले से जो है हम वी बात करेंगे, वी आर गोइंग टू स्कूल। या अगर हम अपनी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दिस पेंसिल या दिस कैट बिलोंग्स टू अस, यानी हम पांच लोग हैं, एक फैमिली है और हमारी जो वी हैव अ पेट, तो उस पेट के बारे में अगर हम बात करें कि दिस कैट बिलोंग्स टू अस। अब हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हम पांच लोग हैं क्योंकि वो कैट हम सबसे सबके लिए, मतलब वो हम सबका पेट है। तो चार हमारे पास केसेस आ गए हैं जिसमें नंबर वन है, अगर हम नंबर के हवाले से बात कर रहे होंगे तो वो क्या होगा, आई फॉर सिंगुलर एंड वी फॉर प्लूरल, मतलब ज्यादा लोगों के बारे में। अगर हम इन पर्सन बात कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड का कॉन्सेप्ट बताया है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई यूज करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए यू, और थर्ड पर्सन के लिए ही यूज करेंगे हम। उसके बाद अगर हम जेंडर के हवाले से बात करने पे आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में, तो जेंडर मेल के लिए होगा ही, फीमेल के लिए होगा शी, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है जिसका जेंडर स्पेसिफाई, जो लोग नहीं करते अपना जेंडर, जो कहते हैं कि हमारे प्रोनाउंस ही, शी के बजाय दे देम यूज करें, तो उनके लिए हम फिर इट और दे देम भी यूज करते हैं। फिर हमारे पास अगर केस आ जाता है जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया है, उसमें फिर हम वी एंड अस की बात करेंगे, राइट। आपके जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये एक से दूसरे पे कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हुआ है। अगर आप रोज की चीजों को रोज नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो काइंडली जो रोज रोज का जो आपका हम काम कर रहे होते हैं इसको जरूर रिवाइज किया करें, क्योंकि हमने पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखा हमने, फिर हमने फ्रेज और क्लॉज देखी है, फिर हमने नाउन देखा है। सॉरी, तो आज की जितनी भी एग्जांपल्स हमारी चल रही हैं वो उसी से रिलेट करती हैं। अगर आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में आइडिया नहीं है, और अभी मैंने आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात की, तो आप लोगों को ये चीजें नहीं समझ आएंगी। तो काइंडली कीप ऑन रेफरिंग बैक टू व्हाट यू हैव लर्नड इन द पास्ट लेक्चर। अब हम जो है फिर इसके हमारे पास एक चार्ट है जो आपके लिए समझना आसान होगा, जिसमें हमने, जाहिर बात है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट जो भी हमने एग्जांपल्स दी हैं। अब पर्सन की हमने बात की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। जेंडर की हमने बात की मेल, फीमेल या न्यूटर। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के हवाले से बात की थी और ऑब्जेक्ट के हवाले से बात की थी, राइट। अब आप अगर मैट्रिक्स की दूसरी साइड पे देखें तो आपके पास पहले आ जाता है कि नंबर के बारे में, कि अगर सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, मैट्रिक्स का आपका कॉन्सेप्ट होगा कि हम एक रो को दूसरे के साथ मिलाते हैं, फिर इस रो को हम इसके साथ मिलाएंगे, फिर हम इस रो को इसके साथ मिलाएंगे, एंड देन विल गो टू दिस।
राइट। सिमिलरली हम फिर इनको ऐसे रूप्स को मिलाते जाएंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट होते जाएंगे। तो जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं उसमें आपके पास फर्स्ट पर्सन आ गया ही, शी की बात हमने की थी, फर्स्ट पर्सन में आई आ गया, सेकंड पर्सन में आ गया यू, एंड थर्ड पर्सन में आ गया ही या दे। राइट। जेंडर में हमारे पास मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंगुलर है, हम एक मेल या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ही और शी हो गया, आई एंड यू हो गया। दूसरे जो है पर्सन के बारे में बात करें तो ही एंड शी हो गया। थर्ड के बारे में बात करें तो हमने कहा था यू है। फीमेल के लिए भी आप यू यूज करेंगे, न्यूट्रल के लिए भी आप यू यूज करेंगे, राइट। क्योंकि यू आप जब दूसरे बंदे की बात करें तो आप स्पेसिफाई नहीं करें उनका जेंडर, जब तक कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये बात ना करें कि आई, माद एंड Asma were in the class. I and you were talking, but she was listening from a distance. अब यहाँ पे हमें पता है कि हम अस्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं और अमाद कॉन्वर्सेशन में हैं, तो इसमें हमें पता चल जाता है कि जेंडर कौन सा है, सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का। लेकिन अगर कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो फिर वो यू की बात आ जाएगी, ही शी की बात कर लेंगे हम। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट में। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन में है आई, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी और इट। ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में हिम, यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बिलोंग करता है, हिज कार, हिज वॉलेट, हर वॉलेट। उसमें फिर हम अगर मेल में आ जाएंगे तो हिम आ जाएगा, फीमेल में आ जाएंगे तो हर आ जाएगा। इट में क्योंकि हम जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे, न्यूटर है, तो वो इट ही रहेगा। फिर जब हम फर्स्ट पर्सन की प्लूरल में बात कर रहे हैं तो वी, क्योंकि हमने आई कहा था, आई की जो है वो प्लूरल फॉर्म क्या है, वी। ठीक है, और यू की सिंगुलर जो है वो, यू की प्लूरल फॉर्म यू ही होगा, क्योंकि अगर 3 से 4 लोग भी हैं तो वो यू ही होगा। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो हम दे की बात कर रहे होंगे, यानी अगर काफी सारे लोग हैं, हम एक क्लास में 8 से 10 लोग बात कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, अगर 2 लोग कॉन्वर्सेशन में हैं और जो बाकी लोग हैं अक्सर कॉन्वर्सेशन में नहीं है तो वो दे होंगे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, प्लूरल में फिर वी का अगर आप देखिए तो वी के साथ आएगा अस, यू के साथ फिर यू, क्योंकि यू की जो है वो सिंगुलर भी यू है एंड प्लूरल भी यू है। और जब आप दे के बारे में बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे देम, दिस cat belongs to them, या this class belongs to them, या this food belongs to them। तो हम उनके बारे में जब बात कर रहे होंगे कि तीसरा पर्सन है जो दूर है, और उनके बारे में एक ऑब्जेक्ट की बात करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, फूड जो ऑब्जेक्ट है वो उन उनसे बिलोंग करता है, तो हम जब उसके बारे में बात कर रहे होंगे तो ये them आ जाएगा। आप इसको जब स्टडी करेंगे इस मैट्रिक्स को तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट वाइज एंड ऑब्जेक्ट वाइज हमारे प्रोनाउंस चेंज होते रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेंटेंस रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे या सेंटेंस करेक्शन कर रहे होंगे तो आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। तो काइंडली इस ये मैट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, तो इसको काइंडली अपने माइंड में जरूर रखिएगा जब हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट हम जब करेंगे नाउन्स की प्रोनाउंस के साथ तो ये चीजें आपके लिए करेक्शन में, रिप्लेसमेंट में, सब्स्टिट्यूशन में बहुत काम आएंगी। उसके बाद हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। अब पोजेसिव क्या है, पोजेसिव में मैंने आपको पहले बताया था कि जो आप चीज आपसे बिलोंग करती है, जो चीज या जो क्वालिटी या जो भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग आपकी पोजेशन में है, दे बिलोंग टू यू, तो आप उसके बारे में जो नाउन्स यूज करेंगे, प्रोनाउंस यूज करेंगे, उनको पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। We use possessive pronouns to refer to a specific person, people or thing or things। यहाँ पे एन जो है वो मिसिंग है। खैर, अब हमने बात की थी एंटीसीडेंट की, आपको याद होगा एंटीसीडेंट क्या है, एक स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन जो रिप्लेस होगा। belonging to a person or people and sometimes belonging to an animal or things। हमने बात की है कि हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं
लिविंग थिंग्स में हमारे पास दो जेंडर हैं, दो तीन जितने भी जेंडर आप कंसिडर करें, दैट्स अ सेपरेट इशू। ठीक है। जहां जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो रहा या जहां पे हम एनिमल्स की बात करें वहां पे हम इट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एनिमल्स की बात भी करें, हम थिंग्स की बात भी करें। अब जो किटन है वो कैट के जो है, द बेबीज ऑफ द कैट आर कॉल्ड किटन, राइट। तो द किटन बिलोंग्स टू दैट कैट। अगर जब हम इस नॉशन के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम जाहिर बात है उनके लिए भी तो पोजेसिव प्रोनाउंस यूज कर रहे होंगे ना। तो हम एनिमल्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, इंसानों के बारे में और स्पेसिफिक लोगों के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो उसके बाद में बारे में जो हम प्रोनाउंस यूज करेंगे हम उन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी यूज पोजेसिव प्रोनाउंस डिपेंडिंग ऑन द नंबर। अभी हमने पहले भी नंबर, पर्सन और जेंडर की बात की थी जो हमने पिछले मैट्रिक्स पढ़ी है। अगर सिंगुलर है तो माइन, दिस दिस पेंसिल इज माइन, ऑर्स, दिस रूम, दिस इज आवर रूम। ठीक है। फिर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, फिर वही बात हो गई कि दिस पेंसिल इज माइन। सेकंड पर्सन में बात होगी दिस पेंसिल इज योर्स। थर्ड पर्सन में बात होगी दिस पेंसिल बिलोंग्स टू हिम, राइट। फिर जब हम जेंडर की बात करेंगे तो मेल में आ जाएगा हिज, फीमेल में आ जाएगा हर्ज, और जब हम बात कर रहे होंगे स्यूटर जेंडर की तो फिर वो आ जाएगा इट, इट्स, इट आ जाएगा, राइट। अब आगे हम इसकी जब एग्जांपल देखेंगे तो यू वुड गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट। सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन, जेंडर, इन सब के हवाले से आपके जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते रहते हैं। द प्रोनाउंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंस को आपने जरूर जो है वो अच्छे से पढ़ना है। दीज आर 8 काइंड ऑफ प्रोनाउंस, हमारे पास 8 काइंड्स हैं, लेकिन वी आर फोकसिंग ऑन ओनली 2 जो हमारे पास रेगुलरली यूज होती है। अब ये फिर दूसरी मैट्रिक्स आ गई जो हमारी पोजेसिव प्रोनाउंस के हवाले से है, जिसमें हमने बात की है जब आप फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमने बताया था फर्स्ट पर्सन कौन सा है आपका, आई। आई इज योर फर्स्ट पर्सन, तो जो आपसे बिलोंग करेगी वो चीज होगी माइन। सेकंड पर्सन क्या था, हमने बताया था यू। तो जो उनसे चीज बिलोंग करेगी सिंगुलर वो क्या होगी, योर्स। थर्ड पर्सन क्या है, हिम और हिज की बात की थी हमने, हमें थर्ड पर्सन की बात की थी ही। तो फॉर मेल इट वुड बी हिज और फॉर फीमेल इट वुड बी हर्स। फिर हम अगर प्लूरल सेंस में आ जाए, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, फर्स्ट क्या है, अगर हम फर्स्ट लोग हो क्या होगा, वी। हम अपने बारे में बात करें, हम फर्स्ट पर्सन है, अपने बारे में बात करें, वे ग्रुप ऑफ पीपल एंड वी टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, तो वी के लिए क्या होगा, आवर्स। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। सेकंड पर्सन की हमने बात की थी यू, क्योंकि और उसमें अगर ज्यादा लोग हैं तब भी होगा योर्स। थर्ड पर्सन में हमने बात की थी हिज और हर की, राइट। लेकिन क्योंकि अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर क्या हो जाएगा, देम। जब हम देम की बात करेंगे तो फिर अल्टीमेटली इट वुड बी देयर्स। यानी फर्स्ट पर्सन है आई के साथ माइन, यू के साथ योर्स, ही या फॉर मेल ही के साथ हिज, और फीमेल के लिए शी के साथ हर्स। उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी के साथ आर्स, यू के साथ योर्स एंड देम के साथ देयर्स। तो ये आपके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। हमने बात की है पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस जो आपके एज अ पर्सन आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होंगे, और पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, जो आपकी पोजेशन को शो करेंगे, किसी आइडिया, किसी चीज, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हमने प्रोनाउंस कवर किए हैं। प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंस वो चीजें हैं जो नाउन को जो है वो रिप्लेस करती हैं या किसी और प्रोनाउन को रिप्लेस करती हैं, तो हम उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। जो चीज रिप्लेस होगी हम उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो उसे रिप्लेस कर रहा है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद हमने आगे फर्दर काइंड्स पढ़ी जो है वो प्रोनाउंस की, जिसमें हमने दो के ऊपर डिस्कस किया है, दैट इज पर्सनल प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस को हमने 4 केसेस के हवाले से देखा है, जिसमें हमारे पास आ गया है नंबर के हवाले से,
पर्सन के हवाले से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हवाले से, फिर हमने जेंडर, अब आप ये देखें यहाँ जेंडर ऑफ ओनर लिखा हुआ है, जो उस चीज को ओन कर रहा है उसके जेंडर के हवाले से हमने बात की है। ठीक है, और फिर जो हम उनके लिए प्रोनाउंस यूज करेंगे वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ तक हमारा जो प्रोनाउन है दैट इज कंप्लीटेड। अब ये एक छोटी सी वीडियो है, आप जरा इसको बैठ के देखिए। सबटाइटल्स मैं ऑन कर दूंगी ताकि आपको इशू ना हो। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। आई होप आपको इस वीडियो के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी बेसिक नाउन्स और प्रोनाउंस जो उसकी जगह पे यूज होते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे हमारे प्रोनाउंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। मैंने आपको एक बात की थी कि अगर एडजेक्टिव की जगह पे वर्ड मॉडिफायर आ जाए, ये आप बाद में एडवर्ब्स के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन अगर हम फिलहाल मॉडिफाई ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव की बात करें
तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है। नाउन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नाउन को प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। तो अगर नाउन या प्रोनाउन दोनों की अगर हम बात करें, अकबर was a great king. He was liked by all of his subjects. अब यहाँ पे हमने किसकी क्वालिटी बताई है? अकबर साहब जो है वो ग्रेट किंग थे। पहली बात उसकी उनकी क्वालिटी क्या थी? वो किंग थे। किंग तो वो थे ही, लेकिन वो एक बहुत अच्छे किंग थे। ठीक है। अब यहाँ पे ही वॉज लाइक्ड। लाइक्ड क्या है? हमने क्वालिटी बता दी कि वो पसंद किए जाते थे। किसके बारे में बता रहे हैं? ही के बारे में। ही क्या है? प्रोनाउन किसके लिए? अकबर के लिए। ठीक है। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी शॉर्ट एग्जांपल्स देती रहती हूँ कि आपको आइडिया रहे कि जो हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं हम वो किससे रिलेटेड दे रहे हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। नाउन क्या हो गया हमारे पास? जैसे यहाँ पे अकबर है। प्रोनाउन हमारे पास क्या हो गया? ही। तो इन दोनों की हम ही और अकबर दोनों की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो भाई साहब बहुत अच्छे किंग थे। ठीक है। तो हमने क्वालिटी बता दी प्रोनाउन की। पहली बात कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी आ जाएगी। अब क्वालिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड दैट कैन बी नेगेटिव। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर कोई नेगेटिव बात आ रही हो तो वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्या होती है? किसी भी जो एक आपके अंदर जो एक पोजेशन है किसी भी अच्छी या बुरी चीज की, इसको क्वालिटी कहते हैं। ठीक है। अगर क्वालिटी ऑफ एयर इज बैड नाउ डेज, अब हम ये कहेंगे क्वालिटी तो अच्छी चीज के बारे में कहा जा रहा है, तो फिर क्वालिटी ऑफ एयर बैड कैसे हो सकती है? तो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी बुरी भी हो सकती है, ये आपने जहन में रखना है। जब हम अच्छी, जब जैसे ही इज अ लायर और शी इज अ लायर, इसके बारे में बात कर रहे होंगे तो उसकी क्वालिटी है कि वो लाए करता है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी हम क्वालिटी क्वांटिटी वाली बात नहीं करें, हम एज अ पर्सन पोजिशन की बात कर रहे हैं। Right? Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. अब हम एक तो इसको दो बातें यहाँ पे बड़ी क्लियरली आप देख लें। इंडिपेंडेंटली या कंपैरिजन, यानी एक स्टैंड अलोन भी अगर हम उसकी क्वालिटी बता दें, शी इज अ गुड सिंगर, तो ये उसकी इंडिपेंडेंट क्वालिटी होगी। लेकिन हम ये बात कहें शी इज अ बेटर सिंगर देन आलिया, तो हमने कंपैरिजन कर लिया। अब बेटर क्या है? बेटर इज एडजेक्टिव, बट हमने दो चीजों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन बताया है कि आलिया ज्यादा से ज्यादा अच्छी सिंगर है, हम जिस लड़की के बारे में या जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिपेंडेंटली इसके बारे में बात करें, शी इज अ गुड सिंगर। अब गुड क्या है आपके पास? शी इज अ गुड सिंगर, ये आपके पास बात हो रही है इंडिपेंडेंटली। ठीक हो गया। शी सिंग्स बेटर, शी की बजाय आप कह लें कि अनाबिया सिंग्स बेटर देन आलिया। अब आपने क्या किया? यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? कंपैरिजन। अब हम ये बता रहे हैं कि एडजेक्टिव्स दो तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक इंडिपेंडेंटली, एक इन कंपैरिजन। दोनों तरीके से वो एडजेक्टिव ही होगा। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है हमारे पास? पहली एग्जांपल में गुड जो है एडजेक्टिव है। वो सिंगर तो है, वो उसकी क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी कितनी ज्यादा मौजूद है, दैट इज गुड। ये आपका उसकी मेजर हो गई कि वो जी गुड सिंगर है। या शी इज अ बैड सिंगर अगर होता तब भी उसकी क्वालिटी होती कि वो सिंगर तो है लेकिन वो अच्छी या बुरी सिंगर है, वो हमने बता दिया है। अब यहाँ पे बेटर का जो वर्ड आ गया है, दिस इज बेसिकली ये कंपैरिजन शो कर रहा है कि दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से जो है वो कंपैरिजन में एक बंदा ज्यादा अच्छा है और दूसरा बुरा। अब नीचे एग्जांपल आ रही है, बुरा नहीं कह रहे हैं दूसरे को लेकिन उससे बेहतर कह रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है आई लाइक ओल्ड हाउसेस। अब मैं कहूँ आई लाइक हाउसेस,
इट्स फाइन कि मुझे घर पसंद है, बट मैं जब स्पेसिफाई कर दूंगी क्वालिटी उस घर की कि मुझे पुराने घर पसंद है, तो आई लाइक ओल्ड हाउसेस। उसके बाद द बॉय इज टॉल एंड स्किनी। टॉल एंड स्किनी, टॉल जो कि है हमने उसकी क्वालिटी बताई है कि मुझे लंबे, और स्किनी जो है वो जो आपके सामने एक इंसान, अगर हम एक बॉय की बात करें, ही इज टॉल, कि वो एक तो ही इज हाइटेड, एंड देन ही इज स्किनी एज वेल, यानी उसकी क्वालिटी है कि उसकी जो फिजिक इज स्किनी एज वेल एज टॉल। यानी आपने उसकी क्वालिटी बता दी, हमें पता है ही इज अ बॉय, लेकिन उस बॉय की फर्दर क्वालिटीज क्या है कि दैट ही इज टॉल एंड ही इज स्किनी। उसके बाद जेन इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। अब ये दो वाले हमारे जो थे दो, ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में। हमने घरों के बारे में बात की इंडिपेंडेंटली, क्या लाइक ओल्ड हाउसेस। फिर हमने बात की इंडिपेंडेंटली अबाउट द बॉय इज टॉल एंड स्किनी। लेकिन यहाँ पे हमने कंपैरिजन दे दिया जेन एंड उसके भाई के दरमियान, के जेन इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम हर ब्रदर जो है, ये हर पोजेशन, पोजेसिव नाउन भी है बाय द वे। तो जेन जो है वो अपने भाई से ज्यादा स्मार्ट है, तो हम दो सिबलिंग्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। बेसिकली ये एथिकली रॉन्ग है, बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। स्टिल अगर हम कंपैरिजन कर भी रहे हैं किसी भी क्वालिटी के बारे में, तो हम जो है दो लोगों के बारे में जब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल या टू क्वालिटीज या टू एंटिटीज। कोई भी दो एंटिटीज हैं, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती हैं, तो उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम कंपैरिजन कहेंगे। एडजेक्टिव हमने क्या बात कर ली, एक मॉडिफायर है, नंबर टू किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को, राइट। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग इंडिपेंडेंटली। एक हमने बात कर ली कि इंडिपेंडेंटली भी ये डिस्क्राइब करता है, दूसरी हमने बात कर ली कि ये कंपैरिजन में भी एक्सप्लेन करता है। तीसरी बात हमने क्या एग्जांपल्स देख ली, कि हमें दो एग्जांपल्स देखी हैं इंडिपेंडेंटली की, दो से तीन, और दो एग्जांपल्स हमने देखी हैं कंपैरिजन की। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम सेंटेंस में जो है वो एडजेक्टिव्स को कैसे यूज करेंगे। एडजेक्टिव्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ये हमने पहले बात कर ली। दे कैन बी एट्रीब्यूटिव अकरिंग बिफोर द नाउन, यानी किसी नाउन का एट्रीब्यूट बता रहे हैं, किसी नाउन की क्वालिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले से ही, नाउन के बारे में हम पहले से ही बता रहे हैं। और प्रिडिक्टिव अकरिंग आफ्टर द नाउन, हम अगर किसी चीज के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो नाउन के बाद आ रहा है, शी सिंग्स वेल। अब सिंग्स, शी सिंग्स, उसके बारे में हमने प्रिडिक्शन की, नाउन के बाद आया शी सिंग्स वेल, तो हमने इसके बारे में प्रिडिक्शन की है कि वो एक अच्छा गाती है। लेकिन अगर हम उसके बारे में पहले बता दें कि हर सिंगिंग या द बेटर सिंगर या द गुड सिंगर वन द कंपटीशन, तो हमने पहले से बता दिया कि जो सबसे अच्छा सिंगर था, हमने उसकी एट्रीब्यूट बता दी कि उस कंपटीशन में जो सबसे अच्छा सिंगर था उसने कंपटीशन को विन कर लिया है। ठीक है, तो हमने दो बात की, प्रिडिक्टिव और एट्रीब्यूटिव। प्रिडिक्टिव क्या है, जो नाउन के बाद आएगी, प्रिडिक्टिव नाउन के बाद में आएगी, और एट्रीब्यूटिव जो नाउन से पहले आएगी, नाउन से पहले हम उसे एट्रीब्यूटिव कहेंगे, जो बाद आएगी इसे प्रिडिक्टिव कहेंगे। अब प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स टिपिकली फॉलो अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या है, जो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को मिलाती है। लिंकिंग वर्ब इज बेसिकली, हमारे पास एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक हमारे पास लिंकिंग वर्ब होती है। एक सिंपल वर्ब की काइंड जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास आ जाता है इज वगैरह, जो हम शी इज सिंगिंग, शी इज रनिंग, ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब जो आपके सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कनेक्ट करेगी, हम उसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करेगी, हम उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नीचे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। द प्राउड सोल्जर इज होम। अब आपने उसका पहले से एट्रीब्यूट बता दिया, बिफोर आ गया, पहले से सोल्जर जो है, जो आपका नाउन है, उससे पहले हमने उसकी क्वालिटी बता दी कि वो प्राउड है, तो क्या हो गया, ये एट्रीब्यूटिव है। अब जब हम बताएंगे कि सोल्जर इज प्राउड, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सोल्जर जो है वो प्राउड है, तो ये आपका प्रिडिक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अब प्रिडिक्टिव में अब आप ये देखें, यहाँ पे जो ये वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब, जो सोल्जर और प्राउड को, सोल्जर क्या है हमारे पास,
सोल्जर इज सब्जेक्ट, हमारा क्या है? सोल्जर। और हमारा जो एडजेक्टिव है दैट इज प्राउड। तो उसको लिंक क्या कर रहा है? इज। इज योर लिंकिंग वर्ब। जब कनेक्ट करेगा सब्जेक्ट को वर्ब के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और जब सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा एडजेक्टिव के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। होंगे वही लफ्ज, लेकिन इनके नाम चेंज हो जाएंगे। काइंडली ये बात का ध्यान रखिएगा कि दीज आर सिमिलर वर्ड्स, बट क्योंकि इनका यूजेज ऐसा हो गया है, तो यूजेज की वजह से इनको हम चेंज कर देंगे। द डेडिकेटेड एम्प्लॉय स्टार्ट्स अर्ली। अब हमने पहले प्रिडिक्ट कर दिया कि, सॉरी, एट्रीब्यूट बता दिया कि जो एम्प्लॉय है वो डेडिकेटेड है। हमें पहले से पता है कि जो एम्प्लॉय है वो डेडिकेटेड है, तो हमने उसको एट्रीब्यूट बताया है, तो ये एट्रीब्यूटिव आ जाएगा। एंड एम्प्लॉय इज डेडिकेटेड। एक एम्प्लॉय जो एग्जिस्ट करता है, हमने उसकी क्वालिटी प्रिडिक्ट की है कि वो, उसकी जो क्वालिटी है डेडिकेटेड होने की, वो एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्रिडिक्टिव। पहले से आप बताएंगे, नाउन से पहले जब आएगी क्वालिटी तो वो है एट्रीब्यूटिव, और नाउन के बाद जो क्वालिटी आएगी वो है प्रिडिक्टिव। ये दो चीजें हमारी हमने साइड पे कर दी। अब जो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को मिलाएगा, हम उसे कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ये होती हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाती है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को मिला रहे होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देख ली है। एग्जाम्पल्स अगर आप इसकी दोबारा से एक दफा देखें, तो उसमें उन्होंने बात की है, पहले एक सोल्जर के बारे में बात की। अब हमें पता है कि हमारे पास एक सोल्जर है, लेकिन अगर हम पहले से बता रहे हैं कि सोल्जर प्राउड है, प्राउड सोल्जर इज होम, कि जो सोल्जर है उसने को बहुत अच्छे काम किए हैं जंग के दरमियान, वॉर के दरमियान। वॉर बेसिकली इज नॉट गुड, बट स्टिल इफ यू आर यू नो गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री, तो आपको उसमें लगता है कि आपने जो परफॉर्म किया है वॉर में ऑन बिहाफ ऑफ योर कंट्री, तो उसमें वो प्राउड फील कर रहा था। द प्राउड सोल्जर इज होम। तो हमने बता दिया कि जो प्राउड सोल्जर है वो घर आ गया है, यानी उसने बहुत अच्छा काम किया है, सोल्जर है, डेडिकेटेड है, या जो है वो डेकोरेटेड सोल्जर है। फॉर एग्जाम्पल डेकोरेटेड सोल्जर ये है कि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं वॉर के दरमियान अपने मुल्क के लिए। अब ये हमने बता दिया उसका एट्रीब्यूट है, क्योंकि हमें पहले से पता है ही इज प्राउड। लेकिन जब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ जी उसने अच्छे काम किए हैं, तो हम द सोल्जर इज प्राउड उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर हमें पता है कंपनी में एक एम्प्लॉय है, राइट? हम बता देते हैं कि हाँ जी कंपनी का जो ये एम्प्लॉय है डेडिकेटेड है, तो हमने उसकी क्वालिटी बाद में बता दी, क्योंकि कंपनी में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। लेकिन अगर हमने पहले से ही एट्रीब्यूट उसको दिया हुआ है कि हाँ यार ये इंसान डेडिकेटेड है, ये एम्प्लॉय आपका डेडिकेटेड है, तो वो जल्दी काम आके से स्टार्ट करता है। ही इज एन अर्ली राइजर और ही इज एन अर्ली बर्ड, बिकॉज दे आर सो डेडिकेटेड टू देयर जॉब दैट दे स्टार्ट अर्लियर देन एवरीवन एल्स। यानी अगर आपका ऑफिस टाइम 9 बजे है और अगर आप मेरी तरफ 9:15 बजे जाके बैठ जाते हैं, तो इट शोज डेडिकेशन। अब मैं ये नहीं कह रही आई गो देयर बिकॉज आई एम अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय, बट बिकॉज ऑफ सब मतलब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि मैं जल्दी जाके ऑफिस में आई एम द फर्स्ट वन टू गो देयर, तो ये मेरा एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन अगर मेरी जो है वो जो आउटपुट ऑफ वर्क है या मेरी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, उसको देख के अगर कहा जाए कि हाँ जी आई एम अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय, क्योंकि मैं जल्दी चली जाती हूँ सुबह ऑफिस, तो आई एम अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय। जल्दी ऑफिस जाने की वजह से मैं बाकी मैनेजर्स या बाकी एडीज से पहले काम करती हूँ, काम करना शुरू करती हूँ, और मैं अपने काम पे अटेंशन टू डिटेल है, तो फिर मैं डेडिकेटेड हूँ। तो अगर पहले से एक एट्रीब्यूट मेरा डिफाइन हो गया है मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से, किसी चीज की वजह से, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? एट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मेरे काम के बाद प्रिडिक्ट किया जाए, मेरा काम देख के प्रिडिक्ट किया जाए, तो फिर वो आ जाएगा डेडिकेटेड। यानी पहले आप उसको डेडिकेट करेंगे, डेडिकेटेड आएगी, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसी बंदे के बारे में बात करेंगे, आपको पहले से डिसाइडेड हो चुका है कि हाँ जी वो डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, तो आप उसके बारे में जब भी कोई बात करेंगे वो तो उसकी फर्दर क्वालिटी को इम्प्रूव ही कर रहा होगा। अब हमारे पास और तरीके के दो आ गए हैं
एडजेक्टिव्स एक है कंपैरेटिव, एक है सुपरलेटिव। अब कंपैरेटिव क्या है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। जब सिंपल अभी हमने कंपैरिजन देखा है, दो चीजों के बारे में आप कंपैरिजन करेंगे। जब हमने एडजेक्टिव के अंदर देखा था कि इंडिपेंडेंटली भी है और कंपैरिजन वाइज भी है, तो दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? इट्स बेसिकली समथिंग दैट यू ऐड आफ्टर अ वर्ड, ठीक है। और प्रीफिक्स होता है जो आप वर्ड से पहले लगाते हैं, ठीक है। जैसे जहां पे हम बात करेंगे, जो आर, अगर आर के साथ वर्ड एंड होता है तो हम उसके आगे सिर्फ, अगर ई के साथ वर्ड एंड हो रहा है तो फिर हम उसके आगे आर लगाएंगे, ई लेटर के साथ अगर एंड हो रहा है। और अगर जो है वो किसी और लेटर के साथ एंड हो रहा है तो फिर हम ई आर लगाएंगे, ठीक है। फिर टू सिलेबल वर्ड है। सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स ही होते हैं, मोनोसिलेबल होते हैं, टू सिलेबल होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वर्ड वन, तो ये इसमें एक सिलेबल आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला टू सिलेबल्स है, यानी आपको दो अलग जो है वो साउंड्स को मिला के एक वर्ड बनाना है। जैसे अम्ब्रेला। थिंग है, अब जो थिंग है दैट इज अ सिंगुलर थिंग, थिंग में आपको एक सिलेबल है। लेकिन अगर आप, इसलिए हम उसके आगे थिंग्स लगा देते हैं। और जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा सिलेबल आ जाता है, जैसे टेबल, एप्पल, या फिर हम एंड हमारे पास मोनोसिलेबल है। ये एलिगेटर, जब हम बात करते हैं एलिगेटर, दो सिलेबल्स आ गए। अब जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। टू सिलेबल्स में हम अगर चीज वाई के साथ एंड हो रही है तो हम आई ई आर लगाएंगे, ठीक है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर और लेस। हम मोर और लेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मोर जो है वो टू और मोर सिलेबल्स के साथ लगता है, ठीक है। जब दो सिलेबल वर्ड्स होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं तो हम मोर लगाते हैं। और लेस तो हर किसी के साथ ही लग जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी थोड़ा सा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स में हमने बात की थी कि जब हमारे पास लफ्ज ई से खत्म होगा तो हम आगे आर लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास सफिक्स, अब लॉन्ग एज अ वर्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर उसके बाद हम कोई चीज लगा रहे हैं दैट इज अ सफिक्स। साइमन्स एसे इज लॉन्गर देन क्लेयर्स, यानी साइमन का जो एसे है वो क्लेयर के एसे से ज्यादा लंबा है। तो हमने यहाँ पे देखें, क्योंकि लॉन्ग एक सिलेबल वर्ड है तो हमने उसके आगे ई आर लगाया है, ठीक है। अब रूम इज कोजियर विद फायर लिट एंड लेस कोजी विदाउट इट। अब कोजी एक वर्ड है, एंड पे वाई है। हमने बात की थी कि जब एंड पे वाई होगा तो हम उसको रिप्लेस करेंगे आई ई आर से। उसके बाद जो हम सफिक्स लगाएंगे दैट वुड बी आई ई आर, ठीक है। और हमने कहा था कि जब मोर, मोर किसी के साथ भी यूज हो सकता है, लेकिन लेस जो है, सॉरी, मोर जो है वो टू और मोर सिलेबल्स के साथ यूज होगा, बट लेस जो है वो हर किसी के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि रूम जो है जब आग जल रही हो तो ज्यादा कोजी होता है। मोर कोजी की बजाय हमने कोजियर कह दिया, क्योंकि कोजी इज अ सिंगल सिलेबल वर्ड, ठीक है। कोजी इज अ सिंगल सिलेबल वर्ड। अगर हमारे पास कुछ दो सिलेबल्स होते हैं उससे ज्यादा तो हम फिर मोर की बात करते हैं। लेस आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। अब लेस कोजियर तो नहीं हम कह सकते, so हम लेस कोजी कहेंगे क्योंकि डिग्री कोजीनेस से कम है। तो रूम इज कोजियर विद फायर, कि अगर आग जल रही है तो कमरा जो है वो कोजी हो जाता है, मतलब इट्स बेरेबल एंड प्लेजेंट टू सिट। और जब आग नहीं जल रही होती तो कोजी नहीं होता, इट्स नॉट प्लेजेंट। Cozy means pleasant, pleasant atmosphere, pleasant place to sit. I have never met a more honorable person. अब देखिए ऑनर एबल, दो सिलेबल्स हो गए हैं। ऑनर एबल, ऑनरेबल, ठीक है। उसके साथ हमने क्या लगाया है? मोर। ये जो हम पीछे बात करके आए हैं अपनी स्लाइड के अंदर, हमने बात की थी कि मोर जो है हम टू और मोर सिलेबल्स के साथ यूज करेंगे, और लेस हम तमाम ऑब्जेक्टिव्स के साथ यूज कर सकते हैं। जहां पे हमने अभी कोजी की बात की, कोजी क्योंकि वाई में एंड हो रहा है, हम उसे रिप्लेस करेंगे आई ई आर के साथ, कोजियर, ठीक है। लॉन्ग की हमने बात की, अगर लॉन्ग के एंड में ई होता तो हम सिर्फ आर लगाते, लेकिन क्योंकि लॉन्ग के एंड में ई नहीं है तो हमने अर् लगाया है, सफिक्स।
यही आप एग्जांपल्स में यहाँ देखिए, लॉन्ग, लॉन्गर, हमने ई आर का सफिक्स यूज किया है। जहां पे कोजी का वर्ड वाई से एंड होता है तो हमने उसे रिप्लेस किया है आई ई आर से। ठीक है, जब हमारे पास दो सिलेबल के वर्ड या उससे ज्यादा सिलेबल का वर्ड आ जाए, यानी ऑनर एबल, ऑनर एक सिलेबल है, एबल दूसरा है, ऑनरेबल, तो उसके साथ हमने मोर लगाया है। ये जो आपको जितनी भी पीछे बातें की हैं उसका एग्जांपल्स के साथ हमने देख लिया है कि जहां पे वाई के साथ एंड होगा तो आपका सफिक्स होगा आई ई आर। जहां आपके साथ ई के साथ एंड होगा वहां पे हम जो है आर सिंपल लगाएंगे, और जहां पे ई के साथ एंड नहीं होगा तो हम सफिक्स ई आर का लगाएंगे। सिंगल सिलेबल के साथ जो है वो हम, ये दोनों चीजें हम सिंगल सिलेबल के साथ करेंगे, ई आर की रिप्लेसमेंट और वाई के साथ आई ई आर की रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर हमारे पास टू और मोर सिलेबल्स हैं तो हम उसके साथ फिर मोर ऑनरेबल करेंगे, लेकिन लेस आप जो है वो सिंगल सिलेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या है? ये भी कंपैरिजन है, बट ये दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कंपैरिजन है, ठीक है। और ये जो है मोस्ट और लीस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक क्वालिटी, जब हम एक स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बात करें, यानी स्पेसिफाई कर दिया आपने क्वालिटी, अगर हम फिर ये कंपैरिजन देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस में है और सबसे कम किस में है, यानी हमारे पास दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन आ रहा है। पीछे हम दो कंडीशंस का कंपैरिजन कर रहे थे, जब कंपैरेटिव बात करते थे इट वाज बिटवीन टू थिंग्स। जब हम दो से ज्यादा लोगों के बारे में या दो से ज्यादा कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं एक क्वालिटी की स्पेसिफिक, यानी हमने एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लिया है। ये आपके पास एक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे जो है आपके पास लीस्ट आ जाता है, यहाँ पे आपके पास मोस्ट आ जाता है, राइट। ये हमारा स्पेक्ट्रम आ गया, हमने यहाँ पे जनाब हजरत लिख दिया लीस्ट, ठीक। और यहाँ पे हमने लिख दिया मोस्ट। अभी आपके पास स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम के दरमियान हम जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो हम उसको सुपरलेटिव कहेंगे, राइट। और जब हम बात कर रहे होते हैं कंपैरेटिव की, तो वन वर्सेस टू की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नहीं, दो लोगों के बारे में या दो कंडीशंस के बारे में बात हो रही है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे थे तब हम जो है वो एक स्पेक्ट्रम पे चले जाते हैं और हम लीस्ट और मोस्ट के दरमियान एक स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ही इज द लीस्ट ऑनरेबल पर्सन, यानी जितने लोग हैं उसमें से जो लीस्ट ऑनरेबल पर्सन है वो है। और शी इज द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन, यानी जितने लोग भी ऑनरेबल हैं यहाँ पे मौजूद उन सब में से ज्यादा ऑनरेबल वो है, ठीक है। तो हम लीस्ट और मोस्ट में हम काफी सारे जगहों पे काफी सारे लोगों के दरमियान में से एक स्पेसिफिक क्वालिटी पे हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे होते हैं। दे आर टिपिकली प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मैंने आपको कहा था, जो पहले आएगा वो प्रीफिक्स होता है, जो बाद में आएगा उसको हम सफिक्स कहते हैं। इनसे पहले अमूमन आर्टिकल द लगता है, एंड यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स एस्ट। जब हम दो में कर रहे होते हैं, लॉन्गर, शॉर्टर, कोजियर, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे। जब हम कहेंगे सुपरलेटिव, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, तब उसमें ई एस टी की एडिशन हो रही है। अगर पहले से ई एंड पे आ रहा है वर्ड के तो हम उसके साथ एस टी लगाएंगे, और अगर वर्ड ऐसे लॉन्ग, जैसे लॉन्ग है उसके एंड पे ई नहीं आ रहा तो हम उसके साथ ई एस टी लगाएंगे। टू सिलेबल वर्ड्स जो हैं जिनमें वाई आता है उसके साथ हम आई ई एस लगाते हैं, जैसे हमने पहले किया था कि जहां पे वाई आएगा आई ई आर लगाया था। कोजी से कोजिर किया था, कोजी से अब हम कोजीएस्ट करेंगे, कोजी से कोजीएस्ट, तो आई ई एस टी लग जाएगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय एडिंग मोस्ट और लीस्ट। हमने बात की एग्जांपल से कि शी इज द मोस्ट ऑनरेबल, और ही, और या शी इज द लीस्ट ऑनरेबल। तो हमने क्या कर दिया, हमने जो है वो मोस्ट और लीस्ट भी लगा दिया। मोस्ट इज टिपिकली यूज फॉर वर्ड्स विद टू और मोर सिलेबल। अभी हमने ऑनरेबल की बात की थी तो ऑनरेबल में टू सिलेबल है, ऑनर एबल, ऑनरेबल। वाई लीस्ट इज यूज फॉर ऑल एडजेक्टिव्स, मतलब अगर सिंगल सिलेबल है, टू सिलेबल का है, थ्री सिलेबल है, तो सबके साथ आप लीस्ट तो लगा सकते हैं, लेस और लीस्ट। लेकिन जब आप मोर और मोस्ट की बात करेंगे तो आप उनको टू और मोर सिलेबल्स के साथ यूज करेंगे। अब जरा हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये पॉइंट जरा ज्यादा क्लियर हो जाए।
जब हम इसके एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो सेंटेंस में होते हैं, इवन द ग्रेटेस्ट एथलीट्स नीड एडिक्वेट रेस्ट। हमने बात की है कि जो एथलीट है, जारी बात है, उनके लेवल्स होते हैं। कोई अच्छा एथलीट होता है, कोई बुरा होता है, कोई बहुत अच्छा एथलीट होता है, और जो सबसे अच्छा एथलीट होता है, हम ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा एथलीट है, हमने ईएसटी लगाया, आप देख लें। क्योंकि ग्रेट जो है वो टी ई से एंड नहीं होता, टी पे एंड हो जाता है, तो हमने ईएसटी लगाया कि जो ग्रेटेस्ट एथलीट भी है ना, सबसे अच्छे एथलीट भी दुनिया के, उनको भी एडिक्वेट रेस्ट चाहिए होता है, यानी उनको भी ट्रेन करने के बाद रेस्ट चाहिए होता है टू परफॉर्म द बेस्ट। ऑल द कोर्सेज वर डिलिशियस। यहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं कि जितने भी फूड के कोर्सेज, अमूमन फूड के 3 से 5 कोर्सेज होते हैं, एंड जब आपके पास जितने ज्यादा पैसे होते हैं, जहाँ आप उतने ज्यादा कोर्सेज का मील ले सकते हैं। बट बेसिकली देयर आर 3 कोर्सेज ऑफ फूड। नंबर 1 आपका होता है एपिटाइजर, नंबर 2 इज योर मेन कोर्स, एंड नंबर 3 इज योर स्वीडिश या स्वीट कोर्स होता है। तो उसने ये बात की हुई है कि तमाम कोर्सेज डिलिशियस थे, मतलब आपका एपेटाइजर भी अच्छा था, आपका मेन जो है वो डिश भी अच्छी थी, बट जो डिजर्ट है दैट वाज द टेस्टीएस्ट, यानी जो स्वीट जो आपको एंड पे जो है टेस्टीएस्ट। अब आप ये देखिए, टेस्टी में वाई आता है एंड पे, तो फिर हमने IEST लगाया है, यानी वो कह रहे हैं खाने के तमाम कोर्सेज डिलिशियस थे, पर जो डेजर्ट था हमारा, डिजर्ट था, वो हमारा सबसे ज्यादा अच्छा कोर्स था, टेस्टीएस्ट। हमने 3 कोर्सेज के बारे में, अब देखिए यहाँ पे हम 2 कोर्सेज की बात नहीं कर रहे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 कोर्स का मील आ रहा है, यानी मेन डिश एंड स्वीट डिश, तो हम ये कहेंगे कि बोथ द कोर्सेज वर डिलिशियस, बट द डिजर्ट वाज टेस्टियर। अगर 2 कोर्सेज की बात करते तो फिर हम टेस्टियर के ऊपर आ जाते, क्योंकि 2 का कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव ना होता। अब यहाँ पे 3 कोर्सेज या 3 से ज्यादा कोर्सेज का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि तमाम कोर्सेज अच्छे थे, ऑल, ठीक है। लेकिन उसमें से जो जो हमारा स्वीट डिश का या डिजर्ट का पोर्शन था, या उसका कोर्स था, दैट वाज टेस्टीएस्ट ऑफ द ऑल, यानी उन सब में से ज्यादा अच्छा था। एलिशिया इज द मोस्ट चार्मिंग। अगर यहाँ पे पर्सन एट द पार्टी, अब आप पार्टी में देखें कि कितने सारे लोग जो है वो अवेलेबल होते हैं या उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें से मोस्ट चार्मिंग, हमने कहा उन सब में से सबसे ज्यादा एलिशिया चार्मिंग है। बट हर पार्टनर, यानी जो उसके हस्बैंड हैं या जो जो भी हैं, इज द लीस्ट चार्मिंग, यानी उस पार्टी में जितने भी लोग थे, तो हम कंपैरिजन करें कि उस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत या चार्मिंग, या जो भी आप कह लें, चार्मिंग को जिस सेंस में भी आप लेते हो, तो वो एलिशा थी। लेकिन जो कि उसका पार्टनर है या उसके हस्बैंड है, शी ही वाज द लीस्ट चार्मिंग, यानी उस पार्टी में जितने भी लोग थे, उन सब में से जो है कम चार्मिंग पर्सनालिटी उनके पार्टनर की थी। बट एलिशा की जो पर्सनालिटी है वो पार्टी में सबसे अच्छी थी। यानी अब पार्टी में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, हमें नहीं पता। तो हम उसको सुपरलेटिव डिग्री की बात करें कि सुपरलेटिव जाके हम एक स्पेक्ट्रम हमने ड्रॉ किया था, जिसमें हमने लीस्ट और मोस्ट लिखा था। उस स्पेक्ट्रम पे जितने लोग भी फॉल करें उसके दरमियान में हमने उन सब के साथ कंपैरिजन किया है। जब हम 2 का कंपैरिजन करेंगे दैट इज कंपैरेटिव, जब हम 2 से ज्यादा के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो ये सुपरलेटिव हो जाएगा। फिर हमने बताया कि जो हमारा सफिक्स है वो IER लगता है, क्योंकि हम 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं, बेटर या लॉन्गर, शॉर्टर। लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री में चले जाते हैं तो फिर हम EST लगाते हैं, लॉन्गेस्ट। Alicia's essay was longest than the rest of class, क्योंकि क्लास में कितने लोग हैं, 3 हों, 2 से ज्यादा हैं, अगर 3 या 100 स्टूडेंट्स भी हों, तो उन सब में से एलिशिया का जो ऐसे है वो लॉन्गेस्ट था, राइट। फिर हम ER के बजाय EST या IEST लगाते हैं। अगर Y के साथ एंड होगा तो IEST लगाएंगे, और अगर Y के साथ एंड होगा तो हम उस केस में कंपैरेटिव में ER लगाएंगे। फिर हमने बात की थी कि अगर 2 सिलेबल्स हैं तो 2 सिलेबल्स में हम कंपैरेटिव के बारे में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव के बारे में मोस्ट लगाएंगे। और लीस्ट या लेस जो है वो दोनों ही कंडीशंस में जितने मर्जी सिलेबल हो हम उसमें यूज कर सकते हैं। अब आपके एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ कुछ एब्सोल्यूट होते हैं जिसमें डिग्रीज नहीं आ सकती, यानी एक एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी ज्यादा भी नहीं होती, ऑनेस्टी कम भी नहीं होती। ऑनेस्टी का मतलब तो ये है कि ना आप कंप्लीटली ऑनेस्ट रहें, यानी जो भी आपकी लाइफ के जितने भी मैटर्स हैं आप उसमें ऑनेस्टी शो कर रहे हैं, तो वो आपके तब जाके एट्रीब्यूट बनता है दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन।
काइंडली मुझे 1 मिनट दीजिएगा। कि अब एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट स्टेट होती है और उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे द वर्ड डेड इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव। आप ये तो नहीं कह सकते अल्लाह माफ करे कि वन पर्सन इज मोर डेडर देन अदर। इफ दैट पर्सन इज डेड, दे आर डेड। ऑनेस्टी है कि हम ऑनेस्टी का एट्रीब्यूट है, ही इज मोर ऑनेस्ट देन। वो ऑनेस्टी का आपका पर्सनल एट्रीब्यूट है। ऑनेस्टी जो है वो आपकी कंप्लीट ऑनेस्टी जो है वो उसमें आती है, तो आप उसको ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। आप ये नहीं कह सकते ही इज मोर ऑनेस्टर देन या ये मोर ऑनेस्ट देन दैट। उसमें कंपैरिजन नहीं है। जब आप ऑनेस्ट की बात करते हैं तो आप अज्यूम करते हैं कि लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें दैट पर्सन शोज ऑनेस्टी, या ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। अब ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। अब ऑनेस्टी की जो है वो हमारे पास लेवल्स नहीं है। तो जो कुछ इस तरह की चीज होती है वो एब्सोल्यूट होती है। ठीक है। और उसमें हम ऑलमोस्ट का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। ही इज ऑलमोस्ट जो है ही इज ऑलमोस्ट देयर, या ही इज ऑलमोस्ट द ऑनेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन दैट आई हैव मेट। क्योंकि हम उसकी डिग्री नहीं बता सकते ना। हम मोस्ट ऑनेस्ट तो कहें, लेकिन मोस्ट ऑनेस्ट में हम फिर आगे डिग्री नहीं बता सकते कि मोस्ट ऑनेस्ट हम कितने लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन कौन। अब हर बंदे का पर्सनल एट्रीब्यूट इज डिफरेंट, तो ही इज ऑलमोस्ट द मोस्ट ऑनेस्ट। क्योंकि जितने लोगों से ऑनेस्ट लोगों से मेरा पाला पड़ा उन सब में से सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट तकरीबन सबसे ज्यादा जो है वो ऑनेस्ट रहे हैं। तो हम इन्हें एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं जिनकी डिग्रीज नहीं होती। जिन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक है। इसमें कंपैरेटिव भी है, सुपरलेटिव भी है। कि हैप्पी है सिंपल एडजेक्टिव है। हैप्पियर जो है ये कंपैरेटिव है, यानी दो में से हम दो लोगों से अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड हैप्पीएस्ट मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों में हम कंपैरिजन करें उसमें सबसे ज्यादा हैप्पी। तो इस तरीके से डिग्रीज होती हैं। आपने शायद पढ़ी भी होंगी जब हम मिडिल लेवल क्लासेस में थे कि आप एक एडजेक्टिव बता रहे हैं, फिर आप उसकी कंपैरेटिव डिग्री बता रहे हैं, फिर सुपरलेटिव डिग्री बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव भी इसी तरीके से है कि एडजेक्टिव है उसकी एक कंपैरेटिव डिग्री है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? टू और मोर ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स जो एक सिंबल सेम नाउन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमास और बाय कंजंक्शन एंड। आप एग्जांपल से सिमिलरली समझ आ जाएगा। प्लम्स वर कूल एंड डिलिशियस। हम आलू बुखारे की बात कर रहे हैं कि आलू बुखारे कूल भी थे और डिलिशियस भी थे। तो आपके पास एडजेक्टिव्स हैं जो एक सिंगुलर जो है नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और इनको आपस में मिलाने वाला कंजंक्शन है। हमने बात की थी ना कंजंक्शन क्या है? एंड, बट, अदरवाइज, हाउएवर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको कंजंक्शन कहते हैं। तो प्लम्स वर कूल एंड डिलिशियस, यानी प्लम्स की दो क्वालिटीज आपने बता दी, कूल एंड डिलिशियस भी है। टू एडजेक्टिव्स यूज करती हैं तो इनको कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं। आयरन रोट अ हार्ट ब्रेकिंग इंस्पायरिंग नॉवल। अब दो एडजेक्टिव्स बताए हैं। आयरन ने जो नॉवल लिखा है, आयरन जो है वो नाउन है, नॉवल भी नाउन है। अब हमने नॉवल के बारे में बताया है कि वो हार्ट ब्रेकिंग और इंस्पायरिंग था। ठीक है। और हमने बात की थी कि कॉमा से सेपरेट हो सकते हैं, कंजंक्शन से सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है। तो दोनों स्टेट हमारे पास आ गई। इनको हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं जिसमें एक ही नाउन के बारे में दो या उससे ज्यादा जो है बातें की जा रही हूँ। जैसे द प्लम्स वर कूल, डिलिशियस एंड जूसी। तीन बातें हो गई। प्लम्स के बारे में ही बात करें। आयरन रोट अ हार्ट ब्रेकिंग सैड येट इंस्पायरिंग नॉवल। तो तीन उसकी क्वालिटीज हो गई कि हार्ट ब्रेकिंग भी था, सैड भी था, लेकिन इंस्पायर भी कर रहा था। तो हमने तीन क्वालिटीज बता दी। तो जितनी भी क्वालिटीज आप ऐड करते जाएं उन्हें कॉमास और जो है वो कोई कंजंक्शन एंड येट वगैरह लगा के आप उन्हें इकट्ठा कर दें तो वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होंगे। अब हमारे पास एडजेक्टिव्स का एक ऑर्डर होता है। ये जो है एक साइड नोट इन्फॉर्मेशन है कि एडजेक्टिव्स का जो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स आर टिपिकली गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन।
कि जो हमने अभी एट्रीब्यूट्स की बात की कि प्राउड सोल्जर, ऑनेस्ट मैन, डेडिकेटेड वर्कर, तो इनकी जो डिटर्मिनर्स है ना, और इनकी मतलब उनकी जो एडजेक्टिव्स हैं और उनको डिटर्मिन करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो फंक्शन के हिसाब से आते हैं। इंग्लिश में इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इनका ऑर्डर है, कुछ लोग कहते हैं ऑर्डर नहीं है, कुछ इसको किसी तरीके से ऑर्डर करते हैं, कुछ किसी तरीके से ऑर्डर करते हैं। हर ऑथर, हर जो है वो जिसे हम अंग्रेजी दान कहते हैं, या जो है वो इंग्लिश का जो एक्सपर्ट है, उसको अलग तरीके से फंक्शन को जो है वो सेटअप करता है। लेकिन हम इसके बारे में यूजुअली विदाउट थिंकिंग और विदाउट एनी इंट्यूशन, आप इसके बारे में आप लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनर सबसे पहले हम लिखेंगे अब ब्यूटीफुल, ओपिनियन आ गई आपकी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एक चीज ब्यूटीफुल सब्जेक्टिव है ना ओपिनियन। मेरे हिसाब से अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है, आपको नहीं लगती, तो ये मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। अब ब्यूटीफुल, फिर हम साइज की बात करेंगे स्मॉल, फिर शेप और एज की बात करेंगे राउंड, फिर हम कलर की बात करेंगे रेड, ओरिजिन की बात करेंगे, ठीक है, डच, मटेरियल की बात करेंगे वॉज। अब अगर मैं कहूं बस ब्यूटीफुल, स्मॉल, हम 100 ईयर ओल्ड बात करते हैं, 100 ईयर ओल्ड, रेड, डच, वेज। अब आप देखें, अगर हम ये भी कर सकते हैं, स्मॉल, 100 ईयर ओल्ड, ब्यूटीफुल रेड डच वेज, ठीक है। हम एक वेज के बारे में बात करें, एक बुल्दान के बारे में बात कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव जो है मेरी इंट्यूशन के हिसाब से इस तरह आते हैं कि पहले मैं बताऊं कि हम कितनी चीजों के बारे में बात करें, एक चीज के बारे में, फिर हम उसकी जाहिरी हमारी ओपिनियन उसके बारे में क्या कि वो खूबसूरत है। फिर साइज, जाहिरी बात है ये एक हकीकत है कि जो उसका एक्चुअल साइज है। अब मेरे हिसाब से भी साइज सिमिलर ही है, आपको भी वो टाइनी ही लगेगा, दूसरे इंसान को भी वो टाइनी या स्मॉल या बिग लगेगा। फिर उसके बाद इसकी शेप या एज है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो एज है यानी कितने साल पुराना है, न्यू है, या उसकी जो राउंड शेप है या स्क्वायर शेप है। फिर हम उसका कलर बताएंगे कि जी कलर कौन सा है इसका, रेड है, ब्राउन है, वाइट है। ओरिजिन के है, इक्वेटिक हो जाता है पानी का, ल्यूनर हो जाता है रिलेटेड टू हम चांद के बारे में जब बात करते हैं, मून के, तो दैट्स लूनर। डच जो है कि कंट्री है कि डच ओरिजिन है इसका। उसके बाद मटेरियल कौन सा है, वुलन, वुडन है, वुलन है, मेटल है, ग्लास है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने वेज के बारे में बात की, या आप इसके डच ग्लास वेज कह लें। ये जो हमारे पास सुराही है, सुराहीदान है, फूलदान है, गुलदान है, वो एक एक खूबसूरत छोटा 100 साल पुराना रेड कलर का डच शीशे का मटेरियल का वेज है। तो ये हमने एडजेक्टिव, हमने एक वेज की तारीफ करनी थी, हमने हमारा जो नाउन है दैट इज वेज, ठीक है। लेकिन हमने उसके बारे में कितने सारे कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स बताए हैं। पहले वो ब्यूटीफुल है, देखिए यहाँ पे कॉमास आ रहे हैं, कॉमास के साथ हमने उसको सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने पहले बताया कि वो ब्यूटीफुल है, वो स्मॉल है, 100 साल पुराना है, कलर उसका रेड है, डच जो है ये हॉलैंड से आया हुआ है, और उसका जो मटेरियल है वो ग्लास का है। तो हमने एक वे जो है वेज के बारे में इतनी सारी क्वालिटीज बताई। तो इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का, जो हम इंट्यूटिवली कर रहे होते हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा सा आगे पीछे भी कर लेंगे, तो वो आपकी अपनी जो है इंट्यूशन के हिसाब से होगा। तो दैट्स नॉट रॉन्ग, हर कोई उसे डिफरेंट तरीके से लिखता है। बट अगर आप उसकी सारी ये वाली डिटर्मिनर, ओपिनियन, साइज, शेप, कलर, इन चीजों को अगर आप सबको, डिटर्मिनर तो पहले ही आएगा हमेशा, राइट। उसके बाद आपकी ओपिनियन, साइज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, अगर इसका ऑर्डर चेंज भी हो जाए दैट्स फाइन। बट हम अपने हिसाब से, हर बंदा जो है वो उसको रैंक करता है या ऑर्डर करता है, तो एडजेक्टिव्स को जो है ना। लेकिन अगर अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको फॉलो करें, बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट, इट्स ऑल राइट एज वेल, इसको गलत नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो है रिव्यू के लिए, एडजेक्टिव्स के लिए एक वीडियो है। इसके बाद जो है विल
continue, stop our lecture, and then we'll take some questions if you have any. तो ये आज का जो है वो हमारा लेक्चर था। ठीक है, इसमें हमने जो है अपने प्रोनाउंस को देखा, प्रोनाउंस को हमने उसमें फिर एंटीसीडेंट्स देखे हमने, और हमने नाउन, एंटीसीडेंट्स और प्रोनाउंस को देखा। फिर हमने दो टाइप से प्रोनाउंस किए हैं, पर्सनल और पजेसिव। फिर हमने उसको फर्स्ट पर्सन, हमने इन पर्सन, नंबर, केस और जेंडर के हिसाब से दोनों को डिस्कस किया है। फिर हम आ गए हैं अपने एडजेक्टिव्स के ऊपर। फिर हमने बताया है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव जो है वो उसकी डिग्रीज के हिसाब से हमने कंपैरेटिव की बात की है, हमने सुपरलेटिव की बात की है, फिर हमने एब्सोलूट की बात की है, कोऑर्डिनेटिंग की बात की है, और आखिर में हमने ये बात की है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, तो हमने उनका जो है वो सीक्वेंस कैसे बनाना है, जो हमने लास्ट स्लाइड में इससे पहले डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने रिव्यू की है, एक शॉर्ट सी वीडियो है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम लोगों ने एडजेक्टिव को वीडियो के थ्रू भी देखा है, जिसमें हमारे पास जो है एग्जांपल्स भी थी, और उसके साथ साथ आप वीडियो के हिसाब से आपको कलर्स और एवी जो हम यूज करते हैं उसके हिसाब से ये रीइंफोर्स भी हो गया होगा। यहाँ का हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है।